हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोर एटम मॉडल। तो देखिए, बोर एटम मॉडल लास्ट हमने रदरफोर्ड एटम मॉडल किया था और उसके जो ड्रॉबैक किए थे और लाइन स्पेक्ट्रा किया था। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड इट्स लाइन स्पेक्ट्रा, तो बोर ने जो पोस्टुलेट दिए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, और जो ऑर्बिट है जिनकी एक फिक्स एनर्जी है, इन ऑर्बिट की क्या है बच्चों? एक फिक्स एनर्जी है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं, या एनर्जी या स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यहां पर इलेक्ट्रॉन ये नहीं है अभी कहीं भी वो मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स एनर्जी के जो एनर्जी लेवल हैं, यानी कि स्टेशनरी स्टेट हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, और जिनका नाम क्या है बच्चों एनर्जी लेवल का? के, एल, एम और एन। ठीक है, तो यहां पर 4 हमारे पास यहां एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। ठीक है, क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास जो पहला सेल है, ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड सेल हो गया, और उसके बाद मतलब कि ये हो गया हमारा थर्ड सेल। ठीक है, उसके बाद आएगा फोर्थ। तो इसको बोल दिया के, ये हो गया एल, और ये हो जाता है एम, और इसके बाद आएगा एन। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जी है सभी की। के जो ऑर्बिट है वो उसकी एनर्जी अलग है, एल की एनर्जी अलग है, और एम की एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सपोज करो ई जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो मूव किस में करता है बच्चों? के सेल में करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर के सेल में मूव करेंगे, उन सब की जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब ऐसे ही एल में जो मूव करेंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई उन्होंने? वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। अब देखो, एक एनर्जी लेवल में ही अगर मूव करता है इलेक्ट्रॉन, सपोज करो के में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो जब तक वो के में रिवॉल्व करेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। दे डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। समझ रहे बच्चों? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो तब वह कोई भी रेडिएशन, किसी भी प्रकार की रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था पहला पोस्टुलेट। सबसे पहली क्या बात कही है बच्चों? कि इलेक्ट्रॉन के अपने एक फिक्स स्टेबल ऑर्बिट हैं, उन्हीं में ही वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, और उनकी अपनी अपनी एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। इसी करके उनको क्या बोल दिया? एनर्जी लेवल बोल दिया, या स्टेशनरी स्टेट बोल दी। के, एल, एम, एन हमने यहां पर शो कर दिए। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर? जो जब तक वो, जैसे एल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो एल में मूव करते करते कोई भी रेडिएशन वो एमिट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हमारा आगे क्लियर होएगा। देखो यहां पर हम क्लियर करेंगे इसको। देखो सेकंड पॉइंट क्या है? इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। वो क्या करेगा बच्चों? दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा? अपना एनर्जी लेवल छोड़ना पड़ेगा। सपोज करें, देखो यहां पर हमारे पास ये E1 है, ये E2 है। सपोज करो ये के सेल है, ये एल सेल है, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो अब के की एनर्जी कितनी है? E1 है, और एल की एनर्जी कितनी है? E2 है। तो इनकी एनर्जी क्या बच्चों? E2 की एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया बच्चों? E2 की एनर्जी ज्यादा है। तो सपोज करो E2 से वो एनर्जी, यहां पर E2 से कहां पर आ गया बच्चों? E1 पर आ गया। कहां पर आ गया? E1 पर आ गया। देखो किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, ये भी आगे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पूरे हर एक सेल की एनर्जी का भी जिक्र करेंगे, और किस किस प्रकार से, मतलब कि किसकी कितनी कितनी एनर्जी है, और कितने एनर्जी पर कौन सी रेडिएशन एमिट होती है,
वो मतलब कि सभी हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो पहला सेल है उसकी एनर्जी कितनी है, दूसरे की एनर्जी कितनी है, तीसरे की एनर्जी कितनी है। तो जैसे जैसे मतलब के बाहर की तरफ जाएंगे हम, तो वहां पर जो एनर्जी है इनकी, अब देखो मैं आपको अगर हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, और उसके बाद जो मतलब कि उनकी एनर्जी लेवल है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उनका E1 है, तो वहां पर हम निकाल लेंगे, उसका E1 आएगा हमारे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो सेकंड एनर्जी लेवल आएगा उसकी एनर्जी हम निकालेंगे बच्चों आगे, ये जस्ट आपको शो कर रहा है मैं, एक बार थोड़ा सा पता लग जाए आपको। तो ये E2 है एनर्जी, यहां पर उसकी एनर्जी आएगी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा के सेल है और ये एल सेल है, तो के सेल की एनर्जी कितनी है और एल सेल की एनर्जी कितनी है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है बच्चों। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल आपके यहां तक समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, जो मैं एग्जांपल लेके चला था, तो यहां पर E2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो, अगर एरो कहां दिखा रखी मैंने, E1 पर दिखा रखी, इसका मतलब वहां से वो एनर्जी एमिट की, उसने क्या की, एनर्जी एमिट, ठीक है। और कितनी एनर्जी एमिट की बच्चों, एच न्यू, पैकेट ऑफ एनर्जी, एच न्यू, ठीक है, एनर्जी एमिट की। तो उसको क्या करना पड़ा बच्चों, हमारा जो उसका सेल था, एल सेल था, यहां पर कौन सा सेल था, एल सेल था उसका अपना एक, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा, और कहां पर आ गया वो, के सेल में आ गया, यानी कि के एनर्जी लेवल में आ गया। तो यही बात दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी या एमिट करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एनर्जी लेवल को त्यागना पड़ेगा दूसरे के, अगर एनर्जी लेवल में जाना है तो, ठीक है, और दूसरे में जाएगा, समझ रहे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का क्या किया उसने, सॉरी यहां पर क्या किया, एमिट करता है एनर्जी, कितनी एमिट करता है, एच न्यू एमिट करता है, ठीक है। तो जो एनर्जी एच न्यू एमिट हुई है बच्चों, वो किसके बराबर है, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, यानी कि E2 माइनस E1 के बराबर है, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, और ये एच न्यू किसके बराबर है, देखो अगर ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज में है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी में अगर दिखानी है तो हमने इस एनर्जी को, अगर हम वेवलेंथ में दिखाएंगे तो इसको क्या से दिखाएंगे, एच सी बाई लैम्बडा, तो ये कितनी आ जाएगी, E2 माइनस E1, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी का डिफरेंस क्या शो करता है कि कितनी एनर्जी उसने एमिट की, कितनी एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट की, कितनी वेवलेंथ की एनर्जी वहां से एमिट की। तो तब वो क्या किया, अब देखो हाइयर स्टेट हम बोलेंगे इसको, देखो यहां पर जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे हाइयर हाइयर एनर्जी स्टेट, यानी कि एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट मानेंगे, सपोज करो। तो एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी को क्या करेगा, वो एमिट करेगा, एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी, पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें क्या होगा, फोटोन में, ये किसकी एनर्जी थी बच्चों, फोटोन की। तो फोटोन क्या है बच्चों, फोटोन किसकी एनर्जी है, कोई ना कोई रेडिएशन निकलेगी, और इन्हीं रेडिएशन का हम जिक्र करेंगे बच्चों आगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो रेडिएशन कब निकलेगी, रेडिएशन कब निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन या तो अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को या एमिट करेगा, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन दोज, ये कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी नहीं अभी किसी में भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसकी एक कंडीशन है कि जिसका इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम कितना है, एच और 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच और 2 पाई, समझ रहे बच्चों। यानी कि अब देखो ये कंडीशन बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, किस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, कि वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, क्या कंडीशन है, जो एंगुलर मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होना चाहिए बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई के बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई, समझ रहे बच्चों आप। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस, वो क्या है, क्वांटाइज है, क्या है, क्वांटाइज, क्वांटाइज समझते हो आप। देखो आप नोट कर सकते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस
अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज। मतलब देखो जो एंगुलर मोमेंटम है किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजरल मल्टीपल बोल सकते हो आप। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन और उसका किससे यानी कि एच और 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एन क्या बच्चों इंटीजर है, तो इंटीजर यहां पर क्या है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, समझ रहे बच्चों, जो हमने देखा था जो चार्ज होता है एटम पर वो कितना होता है, इंटीग्रल होता है क्या, वो इज इक्वल टू एन ई, ये हमने देखा था। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो एल आएगा हमारा, या तो देखो कितना आएगा 1h और 2 पाई, ठीक है, या 2h और 2 पाई, या 3h और 2 पाई, या 4h और 2 पाई। तो कहने का मतलब ये है अभी जो 1 और 2 के बीच में कोई भी एंगुलर मोमेंटम यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो पहला एनर्जी लेवल है वो कितने पर होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 1h और 2 पाई। जो सेकंड एनर्जी लेवल है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 2h और 2 पाई। जो थर्ड एंगुलर मोमेंटम है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 3h और 2 पाई। यानी कि इन दोनों के बीच में एंगुलर मोमेंटम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बोर क्वांटाइजेशन रूल। इसको क्या बोलेंगे हम, बोर क्वांटाइजेशन रूल, ये याद रखना बच्चों आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आगे हम एक्सप्रेशन करेंगे, इसको शो करेंगे हम। तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, सपोज करो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है बच्चों, v वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और कितनी, ये r क्या है उसकी रेडियस है। अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन को यहां शो करते हैं तो रेडियस तब भी r है, इलेक्ट्रॉन को यहां शो करते हैं तब भी रेडियस r है। तो रेडियस कितनी है इसकी r है बच्चों। और किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, v वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। ठीक है बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या होगा आपको पता है, जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको हम बोल लेंगे एल, यानी कि ये हमने पढ़ रखा बच्चों, ये क्या होता है आर क्रॉस पी, वेयर पी क्या है बच्चों मोमेंटम, पी क्या है मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल है यहां पर एम वी। ठीक है, तो अगर मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, एम वी आर साइन थीटा, तो एल की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहां पर थीटा कितना है बच्चों ये देखना हमने, तभी वैल्यू हमारी निकलेगी। तो यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है, आर और वी के बीच का। ठीक है, तो रेडियस यहां देखो ये रेडियस है, समझ रहे बच्चों, और ये वेलोसिटी है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो वैल्यू रखेंगे यहां पर एम वी आर साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास एम वी आर। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। अब आ जाओ थर्ड रूल पे। जो थर्ड रूल क्या बोलता है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है, एन एच और 2 पाई के बराबर है। तो वैल्यू पुट करो बच्चों यहां, तो एल की जगह क्या लिखेंगे हम, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच और 2 पाई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो जो बोहर मॉडल है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी वो क्या आई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच और 2 पाई। ठीक है, अब एक बात और बच्चों याद रखनी यहां पर, जो बोहर मॉडल है वो सिर्फ ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम पर ही अप्लीकेबल है, या उस जैसे आयन पर जिनमें सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें एच ई प्लस का, या हम ले लें लिथियम का। ठीक है, हीलियम और लिथियम 2 प्लस है। ठीक है, तो जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, तो वहां पर मतलब कि बोहर जो एटम मॉडल है वो अप्लीकेबल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक हम इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, सबसे पहले हम किसका लेंगे बच्चों, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम
कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग चार्ज, कितना चार्ज होता है बच्चों उसमें, एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, जैसे हमने ऊपर दिखाया गया है। तो यहां से स्टार्ट करो, सपोज करो हम ये हाइड्रोजन एटम का बना रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, और रेडियस कितनी है बच्चों इसकी, आर रेडियस है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं Q1 चार्ज, क्या मान लेते हैं Q1 चार्ज, और जो न्यूक्लियस है बच्चों उसको हम मान लेते हैं चार्ज Q2, समझ रहे हैं ना आप। और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है v वेलोसिटी के साथ है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके कारण मूव करता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है हमारा, तो सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है बच्चों, इज प्रोवाइड किसके द्वारा, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के बीच में एक और फोर्स लगा हुआ है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लिखेंगे, ये मेन बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सपोज करो बच्चों m यहां पर मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर r क्या है, रेडियस है, r क्या है, रेडियस है, और v क्या है बच्चों, वेलोसिटी हमने पहले सो कर भी रखी है, किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यहां वैल्यू रखेंगे हम, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना बच्चों यहाँ Q1 Q2 दो प्रकार का चार्ज है, और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बिल्कुल आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां जो Q1 है ये याद रखना आपने, Q1 हमने किसको माना हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये Q1 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर, E। ठीक है बच्चों, और Q2 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, और चार्ज कितना न्यूक्लियस पर, प्लस ZE। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यू को रखो आप, इक्वेशन जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें वैल्यू को रखेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, देखो यही इसको रखो, mv²/r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, E और इंटू ZE डिवाइडेड बाई r²। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो पहली इक्वेशन क्या आई थी, एंगुलर मोमेंटम की, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। सेकंड इक्वेशन कौन सी आ गई, mv²/r और 1/4 पाई और ZE²/r²। ठीक है, अब आपने करना क्या है बच्चों, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आगे, ये फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करना आपने। ठीक है, और स्क्वायर करके उसके बटे में, उसके डिवाइड में हम सेकंड इक्वेशन कर देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, m² v² r² इज इक्वल टू n² h² और 4 पाई स्क्वायर। अब इसके बटे में, इसके डिवाइड में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को कर देंगे। अब सेकंड इक्वेशन का पार्ट देखो, यहां लिखेंगे हम, इसके नीचे लिखेंगे mv²/r और इसके नीचे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा बच्चों, ये ZE²/r²। अब यहां से इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, ये काट दिया हमने, v² से v² कैंसिल हो गया। ठीक है, इस r से एक r कैंसिल हो गया यहां पर। और देखो बच्चों क्या क्या करता है, तो यहां पर हमारे पास एक तो m रह जाता है, m,
और दूसरा आर स्क्वायर इस तरफ रह गया, और यहाँ क्या रहेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई रह गया ऊपर, और उसके नीचे क्या रह जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट रह गया और आर रह गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर से आर कैंसिल कर दो, देखो आगे लिखेंगे हम एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई पाई जेड ई स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां एम आर कितना आ गया हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर देखो एन को छोड़ के एच भी हमारा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई एम जेड ई, ठीक है, ये सभी क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि जेड हम किसके लिए ले रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं। तो यानी कि जो रेडियस है बच्चों आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, ये याद रखना आपने। हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है यहां पर वो किसके बराबर है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, और एन क्या है बच्चों 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है। तो रेडियस है यहां पर लिखेंगे रेडियाई, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम रेडियाई इंक्रीज इन द रेशो, किस रेशो में इंक्रीज होगी बच्चों, अगर हम 1 पुट करें यहां तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 4, ठीक है, और 9 और 16 की रेशो में मतलब कि ये हमारी इंक्रीज होगी रेडियस, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर हम यहां पर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दें तो ये याद रखनी बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा इसको 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होंगस्ट्रॉम में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो आर किस किस पर डिपेंड करता है, बाकी को जो कांस्टेंट थे हमारे कांस्टेंट क्या थे यहां पर एच एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज और पाई, इन सभी की वैल्यू अगर हम रख दें किसमें बोल रहे हैं बच्चों में, ये जो लास्ट इक्वेशन आई थी हमारी ये, ठीक है, अगर इस वैल्यू में हम रख दें तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आप रख के देख सकते हो, तो हमारा क्या वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, ये आ जाएगी, या मतलब कि इसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ करें तो कितना आ जाएगा 53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये वैल्यू, ठीक है, ये याद रखनी बच्चों आपने। तो ये आ गया बच्चों आर की वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखो अलग अलग सेल की निकाल सकते हैं, हमारे पास जितने सेल हैं सबकी रेडियस निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस है और सपोज करो ये पहला सेल है, फिर उसके बाद ये दूसरा सेल है, तो सबकी रेडियस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के जितने सेल हैं उनमें सबकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम यहां लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जेड कितना होता है बच्चों 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू देखो आप, अगर इसमें जेड की जगह 1 रखेंगे और पहला जो सेल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.53, ठीक है, और इंटू एन की जगह भी 1 हो गया, जेड की जगह भी 1 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.53 ऑंगस्ट्रॉम आ गई, ठीक है। जो ये पहली रेडियस आई बच्चों ये पहले सेल की है, ये वाला सेल R0, ठीक है, R1 सॉरी R1, तो R1 है और ये किसके बराबर मान ली A0 के बराबर मान ली, और इसको बोर ने अपना नाम देकर इसका नाम रख दिया बोर रेडियस, ठीक है, इसको क्या रख दिया बच्चों बोर रेडियस, यानी कि ये किसके बराबर है, ये A0 के बराबर है, ठीक है, A0, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही हम R2 निकाल सकते हैं, यानी कि सेकंड R2 अगर निकाल लेंगे
तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0.53 इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे 2, ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे जेड की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.53 इंटू 4, ये वैल्यू अगली आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम R3 की वैल्यू निकाल लेंगे 0.53 इंटू अगला रेडियस का क्या रहेगा 4 के बाद 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी हाइड्रोजन एटम की, हमने एग्जांपल लिया था। अगर मान लिया यहां देखो हीलियम एटम की बात करते हैं हम, ठीक है, तो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, और सेकंड सेल की निकालनी है, तो एन क्या है सेकंड, समझ में आया बच्चों। तो ये कितना है सेकंड, यहां लिखेंगे सेकंड सेल ऑफ हीलियम, ठीक है। तो रखो वैल्यू रखो R इज इक्वल टू 0.53 इंटू क्या था एन स्क्वायर, एन की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर बाई जेड कितना है बच्चों, जेड यहां पर 2 है, तो वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ऐसे ही लिथियम की हम निकाल सकते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है Z3 है, ठीक है। तो अगर उसके थर्ड सेल की या मतलब कि जो अगर कोई भी सेल की हम आसानी से वैल्यू रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमारा ये तो था, बीच में मैंने कुछ न्यूमेरिकल करा दिया इससे रिलेटेड, रेडियस निकाल लेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम की हमने निकाली। उसके बाद हम निकाल लेंगे बच्चों वी की वैल्यू, वेलोसिटी, ठीक है। तो जो हमारी रिलेशन थी, स्टेप याद रखना आपने बच्चों, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, जो पहली रिलेशन थी, उस पहली रिलेशन में हमने आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मैंने लिख दी। तो आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए, अभी निकाल लिया हमने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एक बार आप निकाल लोगे थोड़ा सा आइडिया रहेगा और इसको हम आसानी से याद भी कर लेंगे, ठीक है। ये आर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू रखो बच्चे यहाँ, एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहां से कैंसिल करो बच्चों, एच को एच से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहां से v निकालना, बाकी सभी को हम परली तरफ ले जाएंगे, परली तरफ देखो 2 तो है नीचे, है ना, 2 तो है, m बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये देखो, ठीक है। तो v को यहीं रखेंगे, बाकी को परली तरफ ले जाएंगे, तो नीचे जो है यहां देखो नीचे कौन क्या है जेड ई स्क्वायर ऊपर चला गया, और एन एच एप्सिलॉन नॉट ये नीचे आ जाएंगे, एन एच और एप्सिलॉन नॉट ये नीचे आ गया। तो ये वेलोसिटी आ गई बच्चों, किसकी वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth लेवल, इन nth लेवल की वेलोसिटी आ गई, ठीक है बच्चों। तो हमने r निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। और वेलोसिटी को भी हम अगर जनरलाइज करें, जैसे हमने r की वैल्यू को किया था, तो यहां पर देखो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो जो यहाँ फिक्स है। तो अगर हम सभी की वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी, ये याद रखनी है आपने, 2.18 इंटू 10⁻⁶ और इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो जितने भी कांस्टेंट है सबकी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, ई की वैल्यू रख दी, समझ रहे, एच की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम दिखाते हैं इसको, वी हमारा कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁶ और जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या क्या चाहिए, जेड और एन चाहिएगा। अगर हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में पता है आपको Z1 है, ठीक है, और एन भी अगर हम 1 लें तो वेलोसिटी आ जाएगी, पहला जो हमारा ऑर्बिट है, पहला जो सेल है उसकी वेलोसिटी आएगी, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या लेंगे v1, कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶, जेड की वैल्यू भी 1 होगी, एन की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी कि v1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ऐसे ही अगर हम
किसी का भी निकाल सकते हैं, हीलियम एटम का निकाल सकते हैं, ठीक है, लिथियम का निकाल सकते हैं। अब उसके बाद निकालना है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों, 1/2 mv²। अब देखो वी की वैल्यू पता है हमें, 1/2 m, वी की वैल्यू रखेंगे यहां पर Ze²/2h∈n, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो करो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले 1/2 m Z²e⁴, फिर 4h²∈0² और n²। तो ये कितना आ गया बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी m Z²e⁴ और 4 ये आ जाएगा 8 n²h²∈0², ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फार्मूला पता है बच्चों आपको, 1/4πε0 Q1 Q2, हमने दो चार्ज लिए थे और डिस्टेंस कितना है r। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q1 क्या लिया था हमने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहां पर माइनस भी लेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में, और इसका साइन था Ze और r, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया -Ze²/4πε0 r, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे बच्चों r की, ठीक है। किसकी वैल्यू रखेंगे, r की। तो r की वैल्यू रखो -Ze²/4πε0। एक बार निकाल लो, फिर इनका तरीका बताऊंगा बच्चे याद करने का। NH²/πm और Ze², ठीक है। ये वैल्यू आ गई r की। तो इनको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और मेरे ख्याल से यहाँ पर निकटता कोई भी, तो इसको ऊपर ले जाओ। देखो ऊपर क्या बच्चों Ze² और ये टर्म भी ऊपर जाएगी, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू m Ze² और डिवाइडेड बाई 4n²h², को ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे ε0², ठीक है। यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -m Z²e⁴ और 4n²h²∈0², ठीक है। तो ये आ गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। टोटल एनर्जी कैसे आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना आया था, यह आया था m Z²e⁴ और डिवाइडेड बाई 8n² और h²∈0², ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने ऊपर लिखी हुई है m Z²e⁴ डिवाइडेड बाई 4n² h²∈0², ठीक है। तो यहां पर इसको एलसीएम लेंगे बच्चों हम, कितना आ जाएगा 8n² h² और ε0²। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर वाली टर्म जो कि त्यों आ जाएगी, ठीक है। यहां पर ये इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां पर 2, ठीक है, 2m Z²e⁴, यानी कि आ जाएगा बच्चों हमारे पास -1m Z²e⁴ डिवाइडेड बाई 8n² h²∈0²। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास टोटल एनर्जी कितना आ गया, -m Z²e⁴ 8n² h²∈0², ठीक है। तो अगर इन तीनों को लिखें हम, देखो तीनों को, तो तीनों को एक बार लिखने से बिल्कुल याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं,
काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है 1/8 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पर -1/4 है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। और टोटल का भी देखो, टोटल एनर्जी आई हमारे पास माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और 8 एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, और एच स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्लस में है और टोटल एनर्जी हमारी माइनस में आ गई, तो थोड़ा सा यहाँ आपके याद होना चाहिए। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी है जो वो -2 है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये याद रखो आप। और पोटेंशियल एनर्जी है 2 गुनी है किसकी, टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 को याद रखो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर हम बच्चों इनमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें सभी में, ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म आएगी टोटल एनर्जी की भी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास है, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं टोटल एनर्जी में, देखो ये हमारे पास फार्मूला आया और इस फार्मूले में अगर हम जितने भी कांस्टेंट है सभी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की है, सारे की एनर्जी टोटल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही बच्चों, माइनस नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या आ रही, नेगेटिव एनर्जी आ रही। ठीक है, समझ में आया बच्चों। और इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ड्यू टू दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब ये तो है हाइड्रोजन एटम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल nth ऑर्बिट की एनर्जी। अगर हम अकेले अकेले की निकाल लें, देखो तो हमारे पास अब जनरलाइज फार्मूला भी बन गया। देखो En मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे, En यानी कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये किसके बराबर, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आई। अब मान लिया हाइड्रोजन एटम का निकालना है। ठीक है, तो जेड कितना है, 1 है, एन यहां पर 1 ले लें, तो यानी कि पहला सेल की निकाल लें एनर्जी, E1 आ जाएगी। E1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब पहला यो एनर्जी लेवल है। ठीक है, उसकी कितनी आएगी, E1, तो -13.6 जेड की जगह भी 1 और एन की जगह, तो ये एनर्जी आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे E2, कितनी आ जाएगी, -13.6 इंटू यहाँ 2 वैल्यू रखेंगे 1/4 आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। उसके बाद E3 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो ये इसको करेंगे तो ये कितना का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे बच्चों। तो ये जो एनर्जी है E1, ये जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जो सबसे पहला है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और ये जो है वो पहला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये आ गई बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट चल जाएंगी, यानी कि जो एनर्जी है बच्चों यहां पर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज। समझ में आया बच्चों। तो इसी एनर्जी को मतलब के तोड़ने के लिए, यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए ग्राउंड स्टेट से कितनी एनर्जी चाहिए, मान लिया ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, -13.6 है। तो इस ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो यहां लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट से उसको निकालने के लिए। ठीक है, किसके, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये था बोर एटम मॉडल बच्चों, बिल्कुल हमने एक एक पॉइंट इसका कर लिया है। तो अगर आपने मतलब कि ये पूरी वीडियो देख ली, ठीक है, और भी जो पिछली, इससे पिछले वाली वीडियो भी आप जरूर देखें बच्चों, पूरे कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है। तो यहां पर देखो, थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले हमने पोस्टुलेट किए थे। ठीक है, पोस्टुलेट के बाद पोस्टुलेट क्या बताया, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, एनर्जी लेवल शो करने का, कि इलेक्ट्रॉन है सबकी अपनी फिक्स एनर्जी है हर एक ऑर्बिट की, और उन्हीं में ही वो क्या करेगा, स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है, फिक्स एनर्जी है। और जिस भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी ऑर्बिट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, कि जब तक ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, अगर एमिट करेगा तो वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को या एमिट करता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, अपना जो उसकी पहले वाली जो प्रीवियस एनर्जी स्टेट है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बताया था, जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होना चाहिए, मतलब कि उसी सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव कर सकता है, यानी कि जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। ठीक है, तो उसके बाद हमने बच्चों एंगुलर मोमेंटम को अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, फिर हमने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेकर यहां से रेडियस निकाल ली, रेडियस के बाद वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, फिर टोटल एनर्जी निकाल ली। ठीक है, और हमें मतलब कि हर एक सेल की रेडियस का भी पता चल गया, बोर रेडियस किसको बोला गया है, और हर एक एनर्जी उसकी कितनी कितनी एनर्जी है हर एक सेल की हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कुछ मतलब कि हमने इस टॉपिक के अंदर कर लिया। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।